दोस्तों आज हम जो देश की जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उस पर बात करेंगे। दोस्तों देश की जो सकल घरेलू आय है, यानी एक साल में जो कुछ भी पैदा होता है प्रोडक्शन के रूप में, वेल्थ के रूप में जो बदलता है, वो सब मिला करके जो सकल घरेलू आय है, वो देश की जो सकल घरेलू श्रम शक्ति है, यानी देश की जो 70% मेहनत कर जनता है, उसकी मेहनत का परिणाम है। यानी देश की 70-80% जो मेहनत कर जनता है, वो जब मेहनत करती है साल भर, तब जा करके जो वेल्थ पैदा होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। वही सकल घरेलू उत्पाद है। यानी देश की 70% मेहनत कर जनता, वो सकल घरेलू श्रम शक्ति है, और उसी की मेहनत का परिणाम सकल घरेलू उत्पाद है, यानी जीडीपी है। तो फिर देश की सिर्फ 5% जो आबादी है, वो देश की पूरी संपत्ति की मालिक और काबिज कैसे हो गई? कैसे 70% जनता जो है वो कंगाल हो गई? कैसे देश की जो मेहनत कर जनता है, वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो कर्ज के जाल में फंस रही है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, तमाम जो है जन समस्याएं विकराल रूप लेती चली जा रही हैं। तो हमारा यही प्रश्न था कि जब देश भर के लोग मेहनत करते हैं और उन्हीं का परिणाम, उन्हीं की मेहनत का परिणाम जो है वो सकल घरेलू आय है, तो उस सकल घरेलू आय पर, उस जीडीपी पर जो मालिकाना हक होना चाहिए, जो अधिकार होना चाहिए, वो भी देश की जो 70-80% मेहनत कर जनता है उसका होना चाहिए। सिर्फ 5% बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, या जो बड़े बड़े नेता मंत्री और नौकरशाह हैं, यही कैसे देश की सारी संपत्ति के मालिक हो गए? सही बात है, आपका वाजिब सवाल है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, मतलब विस्तार से थोड़ा बताइए कि आखिर ये साजिश कैसे कामयाब हो रही है। हाँ, इसके लिए आपको जो है असल में थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा अर्थव्यवस्था की। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें एक बहुत भारी गलती हो गई है, और उसी गलती कह लें या गड़बड़ी कह लें, उसी का ये परिणाम है। तो देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी मुल्क हो, तो उसका जो कुछ भी स्ट्रक्चर होता है, राजनीतिक, सामाजिक, या जैसा भी वहाँ का हाल होता है, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो वहाँ की अर्थव्यवस्था से ही तय होती हैं। जैसी अर्थव्यवस्था होगी वहाँ की, वैसे ही ऊपर उसका जो है पूरा नक्शा होगा, पूरा जो भी उस पर बिल्डिंग खड़ी होगी, वो अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर ही खड़ी होगी। तो अर्थव्यवस्था में सबसे भारी गड़बड़ी ये है कि आप पुराने ज़माने में अगर देखें जा करके, जब मशीनें नहीं होती थी, उद्योग नहीं होते थे, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो कारीगर हुआ करते थे। पूरी दुनिया में हर चीज़ का एक कारीगर होता था। जैसे लकड़ी का काम करने वाला एक कारीगर हो गया, लोहे का काम करने वाला हो गया, पत्थरों का काम करने वाला हो गया, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार हो गया। तो इस तरह से जो है एक कारीगर हुआ करता था, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके कुछ शागिर्द हुआ करते थे। तो उत्पादन का जो तरीका था वो ये हुआ करता था, एक आदमी व्यक्ति जो है वो एक चीज़ का मास्टर होता था, और उसको वो जो है कुछ लोगों की सहायता से या अकेले उस चीज़ को बनाता था। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो इंडिविजुअल था, व्यक्तिगत था, प्रोडक्शन होता था, फिर वो उसको बेचता था। लेकिन जब आगे चल कर के औद्योगिकरण हो गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ और फैक्ट्रियाँ लग गई, तो यहाँ जो प्रोडक्शन का स्वरूप था वो पूरी तरह से बदल गया। यानी अब दुनिया भर में एक आदमी एक चीज़ नहीं बना रहा है, बल्कि हजारों लाखों वर्कर्स, हजारों लाखों मजदूर मिल करके एक छत के नीचे एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो लाखों करोड़ों लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। यानी अब लाखों करोड़ों लोग मिल करके लाखों करोड़ों लोगों की ज़रूरत को पूरा करने वाला एक तरह से माल जो है प्रोडक्शन तैयार करने लगे।
चीज़ों के रूप में, जीवन उपयोगी वस्तुओं के रूप में। लेकिन समस्या ये रही कि इस प्रोडक्शन पर, उस इंडस्ट्री और उस फैक्ट्री पर और उन मजदूरों और वर्कर पर भी जो मालिकाना हक था वो सिर्फ एक व्यक्ति का रहा। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई कि प्रोडक्शन का तो समाजीकरण हो गया, सब लोग मिलजुल करके वस्तुएं तैयार करने लगे, लाखों करोड़ों लोग मिल करके लाखों करोड़ों लोगों की ज़रूरत को पूरा करने वाला सामान तैयार करने लगे, लेकिन उन सब पर मालिकाना हक एक ही व्यक्ति का रहा। और यही ये कारण है कि आज जो जीडीपी है उसको तैयार तो देश भर की करोड़ों अरबों जनता मिलके कर रही है, लेकिन उस जीडीपी से जो वेल्थ पैदा हो रही है उसका 90% हिस्सा जो है वो चंद जो मालिक लोग हैं उनके हाथ में चला जाता है और जनता फिर वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। यानी आज का सबसे बड़ा अंतर्विरोध यही है, आज का सबसे बड़ा अंतर्विरोध जो टकराव का कारण भी है। हाँ, दो वर्गों में इसने दो वर्ग पैदा कर दिए ना। एक तरफ लाखों करोड़ों लोग जो दिन रात मेहनत करके दुनिया भर की सुई से लेकर तोप तक की वस्तुएं तैयार कर रहे हैं जीवन उपयोगी। हाँ। एक वो तबका तैयार हो गया जिसको आप मजदूर मतलब वर्कर कह सकते हैं, लेबर कह सकते हैं, और एक तरफ वो तबका तैयार हो गया खाली 1-2% 3% जो उन सबका मालिक बन बैठा। तो ये गैर कुदरती हो गया। जी। मानव सभ्यता की जो है सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई और इसने दो वर्गों को पैदा कर दिया, अमीर और गरीब, और अमीर और गरीब पैदा किए और उनकी खाई को निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया के पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ 99% भूखी नंगी कंगली ऐसी जनता तैयार हो रही है जिसके पास अपना कुछ है ही नहीं, वो बेचारे जरा से पैसे के लिए अपना खून पसीना मेहनत बेचने के लिए मजबूर हैं, और एक तरफ 1% ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो पूरी दुनिया की संपत्ति के, लोगों के, कुदरत के सबके मालिक बन बैठे हैं। ऐसे चंद कॉर्पोरेट और चंद कंपनियां और उनके मालिक तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है एक अंतर्विरोध पैदा हो गया है। अब बाकी सब जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं वो सब इसी मेन गड़बड़ी के अंदर से ही निकल रही हैं। तो ये मेन गड़बड़ी जिस दिन दुरुस्त हो जाएगी, यानी सबकी मेहनत, सबकी बनाई चीज़ों पर सभी का अधिकार हो जाएगा, कोई एक मालिक नहीं होगा, तो ये समस्या फिर बाकी सारी जो हजारों लाखों समस्याएं, जो बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े दंगे फसाद, हत्या, लूट, जितनी भी तरह की गड़बड़ियां हैं समाज में, महंगाई, बेरोजगारी, कुछ भी आप ले लीजिए, ये सब इसी मुख्य समस्या का परिणाम है। तो जिस दिन ये मुख्य समस्या को आदमी ठीक कर लेगा उस दिन सारी समस्याएं उसकी हल हो जाएंगी। जी। बल्कि इसका एक उदाहरण भी हम आपको देना चाहेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि अमीर गरीब तो सदियों से चला आ रहा है, अमीर गरीब तो खत्म नहीं हो सकता। तो इसका हालांकि मैंने एक वीडियो में जवाब दिया था कि हजारों सालों से तो बहुत सी चीजें चली आ रही थी, लेकिन वो सब समाप्त हो गई और उनकी जगह पर फिर ऐसी ऐसी चीजें आई, लोगों ने देखी जिनकी कल्पना नहीं करते थे। हाँ, जिनकी कल्पना वो नहीं कर सकते थे, सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा। तो जहाँ सबके भले की, सबके कल्याण की, सबकी खुशी की बात है, सबको संपन्न बनाने की बात है, वहाँ पे अक्सर जो देश दुनिया को लूट करके उनको बेवकूफ़ बना के अपना स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहे हैं और पब्लिक के और दुनिया के विनाश पर ही उनका विकास हो रहा है, ऐसे लोग जो हैं वो इसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। तो ऐसा हो सकता है। और इसका उदाहरण हम ये दे रहे थे कि चाइना में एक ऐसा गांव है और वो गांव जो है वो तब बना था जब 1949 में वहाँ पे मजदूर और किसानों के नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी चाइना में, जिसके बाद चाइना का पूरा स्वरूप ही बदल गया। वरना चाइना की स्थिति भारत से भी ज्यादा बदतर थी। लेकिन 1949 में वहाँ पर एक क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद यही जो मुख्य संबंध जिनकी हम बात कर रहे हैं, नौकर मालिक वाले, इनको काफी हद तक बदलने की कोशिश की गई। वहाँ पे यही कहा गया कि जो मेहनत कर रहा है, जो खून पसीना लगा रहा है, जिसकी मेहनत है उसी का अधिकार होना चाहिए। इस प्राकृतिक सिद्धांत को वहाँ स्थापित करने की कोशिश की गई। हालांकि पूरे विश्व में ऐसा नहीं हो पाया, एक देश में हुआ तो पूरे विश्व में एक अलग व्यवस्था चल रही थी, पूंजीवादी, और एक देश में समाजवादी व्यवस्था को लागू करना बहुत मुश्किल था, बाहरी दुनिया का दबाव ज्यादा था। तो इसलिए वो पूरी तरह हो सकता है आगे सफल ना हो पाया हो। लेकिन वहाँ पे जब 1949 में एक क्रांति के बाद
जो उनकी क्रांति के एक सिपाही के रूप में काम कर रहे थे, उनके जो एक कार्यकर्ता थे, वो जिस गांव से आए थे उस गांव का उनको जो है हेड बना दिया गया कि भाई अब क्रांति हो चुकी है, अब जो भी हमारे आदर्श हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं जन कल्याण के, उनको पूरा करने के उद्देश्य से आप जाइए अपने गांव में और अपने गांव को एक जो है मॉडल बनाइए, जो हम लोग चाहते हैं किस तरह की दुनिया, जो हमारे सपनों का देश, हमारे सपनों का समाज है, सब समाज है जिसमें सबका भला सबकी खुशी है जी। तो इस तरह का एक मॉडल आप बना के दिखाइए जो अभी तक दुनिया में ना बना हो। तो वहाँ का जो गांव है उसका हुआक्स करके नाम है। तो वो जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे उनको वहाँ का हेड बना दिया गया और वो अपने गांव चले गए और वहाँ जा करके उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि मेहनत सब करेंगे जी, सब कुछ वहाँ पैदा होगा जी, और मेहनत करने वाले को हर सुविधा मिलेगी जी, घोड़ा गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस है और वहाँ पे क्लब वगैरह भी बनवाए मनोरंजन के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है धूम्रपान और ये सब गलत सलत चीजें पूरी तरह से बैन है। आप एंजॉय करिए स्वस्थ चित्त से और अच्छे मन से, अच्छे स्वस्थ मनोरंजन करिए। ये नहीं कि मनोरंजन के नाम पे कुछ भी आप सीधा कर रहे हैं, परोस रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं और उसको मनोरंजन बता रहे हैं, तो वो सब नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम एक ऐसा गांव बनाया है हमने जिसमें आदमी आए रहे, जो कुछ वो अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत जो वो कर सकता है समाज के लिए गांव के लिए वो करे और बदले में जो कुछ भी वहां पर है उन सबका उसको इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। तो लेकिन वो मालिक नहीं बन पाएगा। वो अगर सोचे कि मैं गांव में किसी एक संपत्ति का मालिक हो जाऊं या पूरे गांव का मालिक बन जाऊं और बाकी सब मेरे लिए काम करें, तो ये नहीं हो सकता। आप वहाँ 20 साल सैकड़ों साल मतलब 50 साल आप वहाँ रह लीजिए, आपकी पीढ़ियां रह लें, लेकिन मालिक नहीं बन पाएंगे। तो यही वो रूल है और वो इतना जबरदस्त गांव आगे चल के बन गया कि वो मेरे ख्याल से चाइना सहित जो है वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट गांव है, सबसे अमीर गांव। अच्छा, ऐसा गांव आज तक दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं जी, जी। और वहाँ पे जो रहने के जो वहाँ पे घर बने हैं, कॉलोनियां बनी हैं, वो पूरा अलग हैं। फिर यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया एकदम अलग है। तो इस तरह से उन्होंने प्लान वे में उस गाँव को मतलब एकदम मॉडल बना करके पेश किया। हाँ नहीं, वो अभी आप बताते हैं उनकी इकोनॉमी का जो इकोनॉमी वहाँ की बड़ी जबरदस्त है, मतलब एक रिकॉर्ड इकोनॉमी है, बहुत ब्रॉड इकोनॉमी है, बड़े बड़े शहरों की नहीं होगी। कई देश हैं जो छोटे, उनकी नहीं होगी। एक मजबूत अर्थव्यवस्था वहाँ पर खड़ी हुई और मतलब बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है वहाँ पर जी, जी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से वहाँ जो भी वेल्थ है, जो कुछ भी है, वहाँ का उस गांव का रहने वाला प्रत्येक आदमी उसका 1/5 का शेयर होल्डर है। तो इसमें हमें ये समझने वाली बात है कि जिस तरह दुनिया में इंसान बहुत थोड़े समय के लिए पैदा होता है। अगर आप इतिहास उठा के इतिहास क्या देखना, सब जानते ही हैं कि मतलब लाखों करोड़ों साल बीत चुके हैं इंसान को धरती पर आए हुए। करोड़ों लोग, अरबों लोग पैदा हुए, करोड़ों अरबों लोग दुनिया से चले गए और कितनी पीढ़ियां आई चली गई, कितना समय गुजर गया। तो ऐसे में अगर 100-50 साल की आदमी की जिंदगी को देखा जाए तो वो क्या है? मतलब ये है कि दुनिया के पैमाने पर आज के समय पर जो समाज का या देश का जो सबसे बड़ा अंतर्विरोध है दुनिया का, वो यही मालिक और नौकर वाला है। बिल्कुल स्पष्ट है कि मेहनत दुनिया के लाखों करोड़ों अरबों लोग मिलके कर रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग मिलके इस दुनिया को बना रहे हैं, इस दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन उस दुनिया के जो मालिक हैं वो चंद लोग बन के बैठ गए हैं। तो ये तो सबसे ही गैर प्राकृतिक और गैर कुदरती बात है जी। और इसी गड़बड़ी के कारण ही सारी गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, इसी के कारण दुनिया में टकराव की स्थिति बनी हुई है जी, जी, जी। और ये खत्म होना ही होना है जी। और अच्छा, हमने सुना है ये इसी अंतर विरोध की वजह से हर 5 साल 10 साल बाद जो है विश्व के पैमाने पर आर्थिक मंदी भी आती है
तो कई उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, हाँ तो उससे बेरोजगारी बढ़ती है। दुनिया में मैं तो ये कह रहा हूँ कि यही एक गड़बड़ी ऐसी है जिसकी वजह से सारी गड़बड़ियां हैं। हाँ। यानी ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, बड़ी बड़ी देशों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, बड़े पैमाने पर दुनिया में कत्लेआम हुआ, निर्दोष और बेकसूर लोग बेचारे मारे गए, करोड़ों लोग। तो ये सब जितना कुछ हो रहे हैं दंगे बवाल गड़बड़ी, ये सब इसी अंतर्विरोध की वजह से है। क्योंकि अब जैसे ब्रिटिश थे तो ब्रिटिशों का क्या था, यही था कि वो मालिक बन गए उद्योग लगा के, तो उनको जो है फिर मुनाफा चाहिए था और अपनी इंडस्ट्रियों के लिए कच्चा माल चाहिए था। तो उन्होंने अपने ब्रिटेन से निकल करके पूरी दुनिया में जो गरीब और छोटे देश थे या भारत जैसे देश थे, इन सब पे जाके जब जबरदस्ती कब्जा कर लिया, वहाँ लूट मार मचाई। तो क्यों मचाई? इसीलिए पूंजी को हासिल करने के लिए। जी। तो बाकी सारी गड़बड़ी, यानी मैं पहले ये कह रहा था कि मतलब मेरा ये है कि बहुत थोड़े से समय के लिए आदमी इस धरती पर आया है। तो वो जो चाइना का जो गांव है उसका जिक्र हमने इसलिए किया कि वहां पे इसी सिद्धांत को लागू कर दिया गया है कि भाई जैसे दुनिया में आदमी आता है खाली हाथ और दुनिया से खाली हाथ चला जाता है, ना कुछ लेकर के आता है ना कुछ लेकर के जाता है यहाँ से। तो यही रूल जो है वो हमारे समाज सिस्टम में और हमारी अर्थव्यवस्था में भी लागू होना चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये मालिक नौकर का संबंध तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक पैसे वाले की ज़रूरत होती है जो पैसा लगाए, और एक मेहनत करने वाले की ज़रूरत होती है जो मेहनत का काम करे। दोस्तों, सबसे बुनियादी बात यह है कि जब तक अमीर गरीब वाली दुनिया है, जिस दुनिया में अमीर और गरीब हैं, उस दुनिया में सबका साथ सबका विकास कभी संभव नहीं हो सकता। जो अगर ऐसा कहता है तो वो एक धोखा दे रहा है लोगों को। क्योंकि देखिए, अमीर गरीब मालिक नौकर वाली जो दुनिया है उसमें मालिक जो है वो नौकर को जितना कम पैसा देगा और जितना ज़्यादा उससे काम ले लेगा उतना मालिक का विकास होगा। और नौकर जो है वो जितना कम से कम काम करे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेहनताना मिल जाए उसका तब विकास होगा। तो दोनों के हित जो हैं वो एकदम विपरीत हैं एक दूसरे से। तो ऐसे में अगर नौकर मालिक और अमीर गरीब वाली जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको ख़त्म किए बिना अगर कोई सबके साथ की और सबके विकास की बात कर रहा है या दोनों के विकास की बात कर रहा है तो वो धोखा दे रहा है पब्लिक को साफ साफ। यानी इसमें ना तो मालिक का कोई भला हो सकता है ना नौकर का, हो ही नहीं सकता इस व्यवस्था में। भाई ये जो बहुत बड़ा जो अंतर विरोध है, इसमें एक तरफ तो खूब ज्यादा दौलत इकट्ठी हो जाएगी और जिसके पास दौलत इकट्ठी होगी वो भी परेशान रहेगा कि इसकी सुरक्षा कैसे करें, इसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, क्या करें क्या ना करें जी। और जिसके पास बिल्कुल नहीं है, वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी जो है गरीबी बना हुआ है, उसकी अपनी अलग समस्या और परेशानियां खड़ी हो जाएंगी।